Hello and welcome to another episode of IPO KYC on CNBC TV 18. Now, this is a story worth telling. Alak Pandey was a physics teacher, a college dropout from Prayagraj in UP. In 2016, he started uploading free educational videos on YouTube. And in 2020, along with Pratik Maheshwari, he decided to start a business. And today, that company, PhysicsWallah, is coming to the markets with an IPO. Revenues of almost 3,000 crore last year, with an estimated market capitalization of 31,000 crore rupees plus. Gentlemen, thank you very much for joining in. Alak, tell us a little bit about yourself, your backstory, where you started from to get to where you are. मैंने स्टार्ट किया था अपने होम टाउन प्रयागराज से. Why I did it? मैं जब क्लास 12 में था तो मेरे को भी बड़ा मन था कि मैं आईटी का एग्जाम लिखूं और उसके लिए कोचिंग जाऊं. पर वहाँ की जो फीस होती थी 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था. मेरे पापा को पास जो घर था वो भी हमें सेल करना पड़ा फॉर आवर एजुकेशन. इसलिए आई कुडंट मेक इनटू दीज कोचिंग्स. तो मेरे अंदर हमेशा रह गया था कि मेरे साथ फेयर नहीं हुआ है. मेरी गलती नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है एग्जाम लिखने की, और वो हमेशा अंदर रह गया था सिंस क्लास 12. जब यूट्यूब पे आया पढ़ाने, तब मुझे मेरे जैसे बहुत से बच्चे इंडिया में दिखे जो टैलेंटेड हैं, बट उनको फेयर अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड 2 लाख की कोचिंग, 1.5 लाख की कोचिंग. तो मुझे ऐसा लगा यार मुझे फ्री में पूरे इंडिया को पढ़ाना चाहिए. आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियो ऑन यूट्यूब. 2016 से करता गया. अगले 4 साल के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बन गया एजुकेशन का. क्लोज टू 35 लाख सब्सक्राइबर हो गए. ये 2020 था. सब फ्री था. एवरीथिंग वाज फ्री फॉर स्टूडेंट्स. आई वाज जस्ट मेकिंग मनी बिकॉज ऑफ यूट्यूब एडसेंस. मैं बच्चे से 1 रुपए नहीं लेता था. मैंने कोई ब्रांड नहीं प्रमोट की, मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं प्रमोट किया, कोई किताब नहीं बेची, कोई कोर्स नहीं बेचा. मैं सिर्फ पढ़ाता रहा. ऑफर्स आते रहे कि आप इतने करोड़ रुपए ले लो हमारे पास आ जाओ, इतने करोड़ रुपए ले लो हमारे पास आ जाओ. क्यों नहीं जाता था? मैं गरीब घर से था, जाना चाहता था क्योंकि उनकी कोर्स प्राइसेस होती थी 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए ऑनलाइन के अंदर. मुझे लगता था इसको बहुत अफोर्डेबल कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हेन आई मेट प्रतीक इन 2020. और उसके बाद फिर हमने कहा यार आईआईटी की पढ़ाई को कितना सस्ता कर सकते हैं. 4,000 रुपए में आईआईटी की तैयारी करा सकते हैं. 7,000 के अंदर क्या हम सीए की तैयारी करा सकते हैं. लाइव कोर्सेज जहां से बच्चा सिलेक्शन ले रहा हो. सो दिस वाज द होल इंटेंट बिहाइंड इट. आज वो कम्युनिटी कुछ 12 करोड़ की होगी, जहां हमारे 200 से ज्यादा यूट्यूब चैनल होंगे जहां फ्री पे पढ़ाई होती है. 200 के आसपास इंस्टाग्राम चैनल होंगे जहां मीम्स के थ्रू पढ़ाई होती है. आजकल बच्चे बड़े रिलेट करते हैं. स्नैपचैट, टेलीग्राम पे नोट शेयरिंग होती है. तो आई थिंक इट्स नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन. वी हैव द लार्जेस्ट सोशल मीडिया ऑफ एनी कंज्यूमर टेक अवेलेबल इन इंडिया. Pratik, courses are very, very affordable, right? 4,000 rupees for a JEE. But your valuations are very high at 31,500 crore in terms of market capitalization. Price to sales is more than 10 times. EV to EBITDA is more than 70 times. How do you explain that? See, in the history of consumer internet company, you will not find any single company जो कि पिछले 2 सालों में 97% revenue कैगर पे थी, 90% EBITDA कैगर पे थी. Like you know, so we are a hyper growth company. हमारे revenues 4 times हुए हैं in past 2 years. Like you know, तो like you know, and the market opportunity is very very large. Like you know, इंडिया में 30 करोड़ बच्चे हैं. अभी तो हम इसका fraction 4% students भी नहीं पढ़ा रहे हैं. And we have created a very unique product which is India's mega live classroom, जहाँ पे हज़ारों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं. This is AI powered classroom जहाँ पे doubt solving होती है, mentorship होती है, like you know, and everything in just 4,000 rupees for entire year of live learning, doubt solving, mentorship, revision, everything in just 4,000 rupees. तो इतना large student base जो कि इंटरनेट पे हमने बनाया है, we could able to monetize it, and like you know, it's a very very hyper growth company, and like you know, valuation is a outcome of market forces, like you know. And like if you ask me, I'm leaving a lot of value on the table, like you know, but I will have a bias because it's my baby. तो मुझे तो लगेगा कि यार ये तो बहुत ही undervalued है. Okay, but what about break-even timeline? At the adjusted EBITDA level, you're positive, but bottom line, it's still a loss. More than 100 crore in Q1, 250 crore last year. When do you break even at the bottom line? So, like you know, in the history of PhysicsWallah, we have always generated cash from our operations. Like you know, be it FY22, FY23, 24, 25. What is that? Like you know, see, fundamentally, like you know, no, what are the numbers? Your cash flow and the cash in the books? So, like you know, for last year, the cash from the operation was more than 500 crores. Like you know, it's a negative working capital cycle business. Like you know, students pay fees upfront to us, and like you know, and cash from operations is always been positive. Like you know. There are like and at adjusted EBITDA level also, like you know, we are last year also we have shown 434 crores of adjusted EBITDA. That too also have grown by 90% CAGR in past 2 years. Like you know, so cash is not a challenge. Like you know, in history of PhysicsWallah, we have only raised $200 million of primary capital. Right. Like you know, and we are sitting on a $300 million treasury. Like you know.
So, like, you know, Cash on books, $300 million. Yes. But you're still raising 3,100 crore of fresh issue. You have to raise 10%. You have to dilute. Okay, got that. So adjusted EBITDA in Q1 dropped. Last year it was 15% margins. This quarter in Q1 it's 3%. What led to the drop, and what are the normalized adjusted EBITDA margins you're targeting? So, like, you know, Q1 adjusted EBITDA is dropped because the nature of business is very different. Like, you know, see, student pays the fees in Q1 and Q2, but revenue gets accrued through the year. So normally for business like us, Q3 and Q4 are the highest revenue and the EBITDA making business. But that's not how we look at the business. We look at for the entire year, like, you know. So quarter on quarter view is skewed view. Although, like, you know, the revenue jump is quite significant in Q1 from last year to this year. 33%, I think. Yeah. But, like, you know, at a normalized level for the entire year, it will be much more higher than this. Like, Alak, what is the ambition? You're today at 300 centers. When do you hit 500 centers, for example? I think in a couple of years we will hit 500 centers. 70 centers we are opening each year from here. So you can calculate it. 3 years from here. 3 years from now. We will hit like 500 centers. You've always said that your pricing is a strategy. It's not a discount. 4,000 rupees is your average ARPU for online. And I think for offline, it's about 40,000. Average right? ARPU. Is Right. the average ARPU Right. per year. Are you looking to increase the pricing now that you're going to be publicly listed? No, of course not. So the aim is कि कितना ज़्यादा बच्चा पढ़ा सकते हैं. The first aim we always chase. What we chase is not top line, bottom line. सबसे पहले हम चेस करते हैं कितना ज़्यादा बच्चा हम PW से टच कर सकते हैं, कितना हम Tier 3, कितना विलेजेस में पहुंच सकते हैं. वहां पहुंचने के लिए इस प्राइसिंग को आप ऊपर नहीं कर सकते हो. आपको ये 4,000 ही रखना होगा. Actually, ARPU is 3,600. Yeah, actually, it's less than 3,600, 4,000. And these are live courses जहाँ डाउट सॉल्व हो रहे हैं, टेस्ट हो रहा है, सब So कुछ no हो रहा है. increase in pricing. That's you. So, of course, वो 6-7% तो आपको करना पड़ता है. Every इन्फ्लेशन year. एडजस्टमेंट तो आपको करने ही पड़ेंगे, तो आपको हर साल करना होगा. बट बियॉन्ड दैट हमारे पास ये है कि अगर कोई बच्चा पे कर सकता है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहता है, तो हम उसको प्रोवाइड करने के लिए बोलते हैं कि आप हमें 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दो, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, आपके टेस्ट पेपर बन जाएंगे, आपको और वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, किसी को 1-on-1. तो एक पूरा पिरामिड है कि जो जितना पे कर सकता है उसके हिसाब से पढ़ सकता है. पर मोस्ट ऑफ द लर्निंग इज हैपनिंग इन दिस 4,000 कोर्सेज. Okay. And what is a competitor, I mean, say an Unacademy, for instance, what are peers charging for similar courses? So all competitors put together, they charge 10 times more than us. 10 times more. See, pricing is not a strategy. Pricing is a vision of the company. Like, you know, we stand for free education, affordable education, and we want to teach every kid of Bharat. But do you fear that you'll get stuck in this low cost, low margin cycle with pricing being where it is? It's low cost, high margin business. It's not a low cost, Explain low that. margin business. See, like, you know, in our online product, like, you know, these are mega classrooms where thousands of students study together, like, you know. And if you see my FY22 EBITDA levels, like, you know, I was pure play 60% EBITDA in FY22, like, you know, and then we went into a hyper growth where we had, like, you know, 97% CAGRs of revenue, 90% CAGRs of EBITDA. So it's a very, very low cost, very high margin product. ऑनलाइन में आपकी कॉस्ट फिक्स है ना. देयर इज अ टीचर, देयर इज अ टेक्नोलॉजी एंड सर्वर कॉस्ट. ऑफलाइन में तो है ना बहुत इन्वेस्टमेंट्स. देयर इज कॉस्ट ऑफ कोर्स. Yeah. राइट. सो ऑनलाइन इज वेरी हाई मार्जिन. वो 4,000 रुपए का कोर्स हमारे लिए बहुत प्रॉफिट मेकिंग भी है. Now, from this 3,100 crore of fresh issue, about 710 is for marketing. Right? So far, you've not spent big on marketing. So why now? What is the reason behind this marketing push? And what is your current cost of acquisition per student? ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग के मॉडल में आता नहीं है. क्यों नहीं आता है? क्योंकि बहुत प्लेबुक अलग है जो आपको समझनी पड़ेगी फ्रॉम एनी अदर एडटेक और एनी अदर कंज्यूमर टेक. हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, हम फ्री पढ़ाते हैं यूट्यूब के ऊपर कि फ्री में हम सब कुछ पढ़ाएंगे. आईटी की तैयारी फ्री है, यूपीएससी की तैयारी फ्री है, सीए की तैयारी, सारी तैयारी फ्री करा रहे हैं. वहां से बच्चे को हम पे ट्रस्ट होता है. फिर हम बोलते हैं 4,000-7,000 रुपए का कोर्स है, अगर आपको और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आप ले लो. तो हमारा एक सेगमेंट बच्चा आता है जो खरीद लेता है उसको. तो हमारी पूरी मार्केटिंग होती है यूट्यूब पे पढ़ा के. अब आपने कहा मार्केटिंग का जो 700 डाल रखा है, पहली चीज तो दैट इज 3 ईयर का है, वो 1 साल का नहीं. वो 3 साल में उसको डिवाइड करेंगे तो पिक्चर और क्लियर दिखेगी. सेकंड थिंग है उसको हमें अपने ही कंपेरेबल से देखना चाहिए. एडटेक के अंदर देखो, आप एजुकेशन के अंदर देखो. एजुकेशन के अंदर आप कोई भी बड़ा प्लेयर छोटा प्लेयर उठा लो, द मार्केटिंग कॉस्ट इज क्लोज टू 40%, 30% मिनिमम. हमारा मार्केटिंग कॉस्ट 7% से भी कम रहता है. 7%, 8% के आसपास रहता है. अब ये हमने क्यूएस के अंदर डाल रखा है. वी वांट टू गो टू साउथ जहां पे ऑफ कोर्स ब्रांड उतनी स्ट्रांग नहीं है. सो ऑफ कोर्स वहां हमें इवेंट्स करने होंगे, मेगा इवेंट्स करने होंगे जहां पे बच्चे आएंगे, सो दैट स्पेंड जस्टिफाइज देयर. So far, how many acquisitions have you done? I mean, has growth come courtesy acquisitions like Utkarsh, etc.?
And what is the acquisition playbook going ahead? See, playbook is very simple. Like, acquisition we have done just to do category expansion and geographical expansion. For example, Utkarsh was a category expansion. We were not present in government exam categories. We wanted to learn that market. Utkarsh is a proud partner with us. And the second acquisition we did with Xylem, which is a very good edtech company out of Kerala. Both brands works independently. The contribution of the revenue, of these acquisitions is less than 15%. But fundamentally, for a geographical expansion or a categorical expansion, we have done these acquisitions, and we haven't spent more than $50 million to do those acquisitions. In both past. These acquisitions are loss-making. Xylem and Utkarsh. When do they turn around? But Xylem is in hyper growth phase. Just like Physics Wala. And again, they have delivered great outcomes. They have delivered great revenue growth, and the next year they will become profitable. And Utkarsh is also next year will become profitable. You said 170 centers in the last 3 years. Last 2 years. Last 2 years. So what is the break-even per center? I mean, how long does it take? 12 months, 18 months? So second year is the year of break-even for these centers. First year, since we have to invest in capex and we have to run center for initial 6 months without students. Second year is the year of break-even for the centers, and there is a huge headroom in India. And my offline is completely linked to online. Actually, we are improving in this metric. FY24 के अंदर हमें 24 months लग रहा था break even करने में. FY25 में हमें 18 months लगा. FY26 में it will take 12 months. तो वो लगातार बॉक्स की जो यूनिट इकोनॉमिक्स है ना, वो हम फिगर आउट करते गए. तो ओवरऑल जब सेंटर हम ईयर ऑन ईयर खोल रहे हैं, तो हमारा ब्रेक इवन टाइम पीरियड हमेशा शॉर्टन होता जा रहा है. वो और वो दिख रहा है, नंबर्स के अंदर दिखेगा वो. And as you push south, down south, and do all these marketing extra, spends, what will the geographical breakup of your centers look like? And will it take longer for you to figure out the south market than it did? Because it didn't. तो हमने पहले साल के अंदर साउथ के अंदर गए और हमने 6% स्टूडेंट्स ऑफ कंप्लीट आईआईटी नीट फर्स्ट ईयर के अंदर जाके पढ़ा दिया. मैंने पहले साल जाके साउथ में एक सेंटर खोल दिया हैदराबाद के अंदर. 8,000 किड्स आर देयर इन हैदराबाद सेंटर्स. तो हमें नहीं टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी जब आप YouTube पे एक वीडियो डालते हो, उसकी लिमिटेशन नहीं है कि बच्चा साउथ से देख रहा है कि नॉर्थ से देख रहा है. सो एवरीवन इज वाचिंग आवर वीडियो. हमारे 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस में होते हैं. बंगाली में भी हैं, मराठी में भी हैं, तमिल में भी हैं, तेलुगु में भी हैं. तो हमारी रीच ऑलरेडी थी. इट वाज जस्ट दैट कि नॉर्थ इंडिया हमारे लिए इजी था और हमारी आंखों के सामने था, तो हम यहाँ पे थे. लास्ट ईयर हमने पहली बार साउथ किया. 6% वी आर इन आंध्र प्रदेश. तेलंगाना वी आर 18% इन द फर्स्ट ईयर मार्केट शेयर हम लेके बैठे हैं. So it won't be that difficult. Let's see कि कितना मार्केटिंग बजट उसमें खर्चा कर पाते हैं. Faculty attrition is very high. Is that a risk? No, not at all. But it's 50% plus ना? हाँ, let me tell you. So what happened कि हमने जब ये सारा attrition किसकी वजह से आया? हमारे ऑफलाइन से. ऑनलाइन के अंदर faculty attrition is less than 2%. तो ऑनलाइन के अंदर it's not a problem. ऑफलाइन के अंदर when we started हम बहुत हाइपर ग्रोथ में थे और हम खटाखट सेंटर 170 सेंटर्स. तो you have to arrange faculties anyhow. तो हम faculties अरेंज कर रहे थे. तो उस टाइम पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस क्वालिटी के फैकल्टी उस स्पीड के अंदर नहीं आ पा रहे थे. उसके बाद we sat down, we designed a program called faculty training program, जहां हम इन हाउस ट्रेन करके अपने टीचर सिस्टम के अंदर आने लगे. जो हमारे ही द्वारा फॉर लास्ट 18 मंथ्स हम उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, टेस्ट लेते हैं, फिर उनको पुश करते हैं. इससे हमारी ओवरऑल टीचर रेटिंग इंप्रूव हुई. तो हमने स्टार्ट किया था, हमारी ऑफलाइन की टीचर रेटिंग 3.2 थी आउट ऑफ 5. टुडे वी स्टैंड एट 4.2 आउट ऑफ 5. कल हमारी ये 4.4 होगी. 5 साल में you took the company, you started the company 5 years back, and here is where it is. The next 5 years, what will be the number, say, in terms of the number of students you are coaching? Will you be the largest company in terms of offline centers? Vision क्या है from here on? लार्जेस्ट तो हम ऑलरेडी थे. पहले साल से सबसे लार्जेस्ट हो गए थे एजुकेशन के अंदर. मैं ऑफलाइन सेंटर्स में 5th हो अभी. वैसे ऑफलाइन में इट विल टेक टाइम. ऑफ कोर्स यहाँ से वी विल टेक 4 to 5 years टू बिकम द लार्जेस्ट प्लेयर इन ऑफलाइन, इफ वी टॉक लाइक दैट. विजन हमारा ये है कि जहाँ जहाँ मोबाइल है, जहाँ जहाँ इंटरनेट है, वहाँ वहाँ बच्चा फिजिक्स वाला से पढ़ रहा हो. मुझे सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ाने, आई एम वेरी श्योर ऑन दैट. चाहे वो क्लास 3rd का बच्चा हो, चाहे वो बीटेक करने वाला बच्चा हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा हो, उसके मोबाइल में पीडब्ल्यू का ऐप होना चाहिए, जहाँ से बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए. अब उससे बड़ा विजन है कि जहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ कैसे फिजिक्स वाला होगा. और वो है एक चैलेंज हमारे लिए. इफ यू गो टू रूरल एरियाज, मैं यूपी से आता हूँ, आप वाराणसी के पास में गांव में चलो, तो वहाँ बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है. घर पे एक ही मोबाइल फोन है. पिताजी मजदूर हैं, ले गए, शाम को रात को घर लेट आ रहे हैं, कैसे करें. अब हमें उन स्कूलों के अंदर कुछ करना होगा. वी हैव टू एंटर इन दोज स्कूल्स. वहाँ पे हमें कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ आप स्मार्ट बोर्ड लगाओ, छोटी स्क्रीन लगाओ, वहाँ पे कॉन्टेंट प्ले करो. हम कर भी रहे हैं.
So the vision is to teach as many number of kids as possible in India कि fair opportunity मिले. You know, when you started, Byju's was the poster child of EdTech. It was already a well-established company. Its peak valuation, I think, was more than $20 billion. It raised so many, it raised top dollar from the top funds. I mean, what were your learnings from the way Byju conducted its business and then the eventual downfall? बहुत ही अलग हैं दोनों चीजें. मैं कह रहा हूँ ना, आपके लेसन्स क्या थे? मैं बताता हूँ. आपके लिए वो बहुत बड़ी कंपनी थी, इतना रेस किया. आप स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हाउ मेनी पेड स्टूडेंट्स दे टॉट इन देयर एंटायर लाइफ. मुझे ये मैटर करता है. स्टूडेंट मुझे नहीं पता. स्टूडेंट गो टू स्टूडेंट कम्युनिटी एंड आस्क देम. मेरे मतलब आई डोंट थिंक वो मेरा 10% भी होगा. आप स्टूडेंट कौन ज्यादा बच्चे पढ़ाया, कितने बच्चे पढ़ाए? तो आई थिंक आपकी कम्युनिटी में what these players were targeting, I don't want to take any name, he is a fantastic teacher first of all, but what these players were targeting is top 3% of India जो इतनी फीस दे सकता है, 80,000 रुपए, 60,000 रुपए. और इस 80,000 रुपए के कोर्स को बेचने के लिए आपको 40,000 रुपए की मार्केटिंग कॉस्ट लगेगी हमेशा, क्योंकि इट्स अ हाई आरपू कोर्स. किसी के पास कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई फ्री नहीं पढ़ा रहा था. हम उनसे बहुत डिफरेंट है. हमारा कोर्स उनसे 1/20th कॉस्ट पे बैठा हुआ है. हमारे पास नीचे वाली 97% वाली जनता है, जो कि बहुत बड़ा टाइम है. अगर इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी से आप देखो और मेरी नजर से देखो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको एक बच्चे को वहां पढ़ाना है. सो वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज प्लेयर. You raised less than $250 million abhi tak? Right. How did you manage to grow to this scale? Because again, comparables will be drawn to Byju's. वो ही हमारे सामने comparison है, which raised $6 billion. Right. आपने तो $250 million से इतना बड़ा. हम कैश पॉजिटिव रहे हमेशा से. हमारे जितने भी ऑनलाइन बिजनेस थे कैश जनरेट कर रहे थे. और वो हम लोग कहते हैं कि हमारे ऑनलाइन बिजनेस इज अ प्राइवेट इक्विटी व्हिच फंड्स द होल कंपनी. But ये $250 million भी यूज नहीं हुआ ना. I am sitting on $300 million treasury. And compare me with consumer internet. Physics Wala is the first company in the consumer internet reached $300 million of revenue in just 5 years. You pick any consumer internet company, average time they took to reach $300 million of revenue is 5 years. We are the only company जिसमें founders stake 80% है. We are the only Indian IPO of Indian tech IPO जहाँ पे none of the existing investors are selling. Zero investors selling at this point of time. मेरे 4 इन्वेस्टर हैं. None of them are selling. और आप किसी भी IPO में होता हुआ नहीं देखोगे. We hold 80%. हमने उनको पुश भी किया कि आप OFS कर लो. None of them are agreeing to selling. So when was the exact moment that you knew that you are more than this free YouTube videos and you can make this into a business? What was that exact moment? Never. I never thought कि ये बिजनेस बनेगा, ये स्टार्टअप बनेगा, हम लिस्टिंग पे आएंगे. नेवर. ऐसा कोई ड्रीम था ही नहीं. सिंपल इतना समझ में आया कि कोविड आया, बच्चों को ये था कि ऑनलाइन कोर्स से ही पढ़ना है, ऑफलाइन कोचिंग बंद हो चुकी है. But free से तो you move to paid. मैं उसी पे आ रहा हूँ. So free is what? मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था. ना टेस्ट हो रहे थे, ना होमवर्क मिल रहे थे, तो कोई सिस्टमैटिक प्लान नहीं था. केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, मैथ्स कौन पढ़ाएगा. वहां से जब हम ऐप के ऊपर आए तो यही था कि 3,500 रुपए में लाइव तैयारी कराते हैं. नीट के सारे सब्जेक्ट की टेस्ट होगा, होमवर्क होगा, डाउट होगा. सो दैट वाज द मोमेंट वी रियलाइज कि अच्छा ये प्रोडक्ट हिट है. 5 दिन के अंदर 50,000 बच्चों ने खरीदा. Really? And you are talking about what? CAC. Zero CAC. Zero CAC. I went on YouTube. मैंने बोला कि ये बच्चों में कोर्स लेके आए, उसके अंदर हम पढ़ाएंगे. Zero CAC. 50,000 बच्चों ने खरीदा. What is the one business mistake you will never repeat, if there is? So we have to be very careful in terms of M&A, right. And buy versus build में what we believe is build is far more robust than buy. Although we haven't done any large mistake but this is what we have learned from others in the sector. One business rule you will never break. है कुछ? Student experience. Growth should not come at the cost of student experience. Got it. Okay. One industry practice that irritates you. वन नहीं है, बहुत सारी. कितनी बताऊं इसके अंदर. So high marketing cost that irritates us. Second is huge counseling workforce, sales workforce. That is again irritation for us. Another is not focusing on academics, not focusing on teachers, their empowerment of the teachers. A founder, a chairman, a director of any education company has to be a teacher, and not keeping learners at the center of your discussion, be it product, be it growth. Learners should be center of your discussions, and outcomes should be the core value of any education company. Okay. You teach millions. Who teaches you? My students always teach me. उसमें एक और मैं पॉइंट ऐड करूंगा.
you hear any education company out there, सब ये बोलते हैं we want to create a teacher independent system, कि हम टीचर इंडिपेंडेंट कर देंगे सिस्टम, हम AI ले आएंगे, that is cool, बहुत बढ़िया है। मैं हमेशा टीचर डिपेंडेंट रहूँगा, आई विल बी वेरी क्लियर। मैं फेस डिपेंडेंट नहीं हूँ, पर मैं टीचर डिपेंडेंट हमेशा रहूँगा। तो ये एजुकेशन कंपनीज नहीं समझ पाती थी, उनके फाउंडर्स से मैं मिलता था, दे नेवर वैल्यूड टीचर्स। टीचर्स को हमेशा बैकफुट पे रखा था कि टीचर एक कॉमोडिटी है, पढ़ा देगा, बच्चा काउंसलर लेके आएगा, टीचर उसको पढ़ा देगा, हाँ ठीक है। हमारे यहाँ व्हाट इज द कल्चर, आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, मेरे इन्वेस्टर्स बैठे हैं यूएस के, एक टीचर अगर रूम में एंटर करेगा, वी ऑल स्टैंड अप सर। सो दैट काइंड ऑफ कल्चर वी वांट टू मेंटेन, कि हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सेकंड हमारे टीचर्स हैं, फिर कुछ एनर्जी बची तो रेस्ट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फाउंडर्स। दैट इज अ स्टेटमेंट वी गिव इन ईच ऑफ द मेल। Will AI disrupt your business? No, that will empower. ये तो Sync. नहीं, सोच रहे हो नहीं, let us give you what AI is doing for PW. Yes. 4000 रुपए के कोर्स में आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो लाइव। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, पर्सनलाइजेशन, डाउट कैसे सॉल्व होगा। तो हमने सोचा कि इसके लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लगाते हैं जो डाउट सॉल्व करेंगे, पर वो कॉस्ट बिल्डअप होती जा रही थी और टाइम पे डाउट सॉल्व भी नहीं हो पा रहे थे। कितने लोग को बैठाओगे, हमारी एक क्लासरूम में 1 लाख बच्चा पढ़ रहा है, 1.5 लाख बच्चा पढ़ रहा है। इसका सोल्यूशन क्या था कि हमने सारे डाउट सॉल्व किए। हमको लगा था मशीन लर्निंग से सॉल्व होगा, थैंकफुली AI की वेव आई, हमने AI में उसमें इन्वेस्ट किया, हमारी सॉल्व की AI की टीम है, पूरा AI पॉड जो हमारा है। आज के टाइम पे हमारी 90% डाउट AI सॉल्व कर रहा है विद एन एक्यूरेसी ऑफ 88%, ह्यूमन एक्यूरेसी 91 पे है, 3% और है, इंप्रूव करेंगे। सबसे अच्छा फायदा इसका कॉस्ट से ज्यादा टर्न अराउंड टाइम है, कि टाइम पे डाउट आंसर होने लग गए हैं। सो अगर AI इन एजुकेशन में आप देखोगे, वी आर बेस्ट इन दी वर्ल्ड एक्सेप्ट चाइना, टू बी ऑनेस्ट। वो लोग आगे हैं, एंड इंस्टेड ऑफ सिटिंग हियर सेइंग कि हम बहुत बेटर है, हमें लड़ना चाहिए एजुकेशन के अंदर उनसे। वो जिस तरह से वो AI का इस्तेमाल करें, नो वन इन द वर्ल्ड इज यूजिंग Have you gone to China and understood I was there for good 10 days, like, met all top education companies and there. what was your learning? So learning is like, we doubled our investments in AI. First AI product was AI Guru, a doubt solving product for students. 4 करोड़ डाउट्स बच्चों के वो सॉल्व कर रहा है। अब वो बच्चों का डाउट सॉल्वर से ज़्यादा स्टूडेंट कंपेनियन बन गया है। बच्चे उससे इमोशनल बातें कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने पेरेंटल प्रेशर की बातें कर रहे हैं। सेकंड प्रोडक्ट वाज AI ग्रेडर, सब्जेक्टिव आंसर इवैल्यूएशन टूल फॉर द स्टूडेंट्स। अपने आंसर्स को स्टूडेंट्स अपलोड करके, लेकिन 95% एक्यूरेसी के साथ में इंस्टेंट सब्जेक्टिव आंसर्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं। थर्ड वाज AI सहायक एंड AI बुक्स आल्सो वी आर लॉन्चिंग। सो वी आर AI फोकस्ड कंपनी। Gentlemen, thank you very, very much for joining in. Wish you all the best. Thank you so much.